Very good morning, all of you. This is your chemistry teacher Anmol Upadhyay. Students, in class 10th, we will first discuss our chapter that is chemical reaction and equation. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का. क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इन दिस चैप्टर स्टूडेंट we will discuss each and every topic related to this chapter, that is reaction, and mainly the reaction is chemical reaction. Okay, let's start. Here we are seeing that chemical means anything which is chemically occurred. Chemically occurred means involvement of atoms or you can say that molecules. ये सारी चीजों की जब बेटा इन्वॉल्वमेंट होती है तो वर्ड आता है केमिकल. ठीक है, मीन्स अगर जब कभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सारी चीजों का जब इन्वॉल्वमेंट होता है और कोई चेंज देखने को मिलता है तो उस चेंज को कहा जाता है बेटा केमिकल चेंज. ठीक है, यानी सिंपल से अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज केमिकल चेंज, तो इसका सीधा मतलब ये है बेटा कि दैट चेंज इन विच केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. ठीक है, या केमिकल चेंज. देखो सिंपल सी बात है बेटा कि कंफ्यूजन होती है छोटी छोटी टॉपिक्स को लेकर. केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल चेंज, तो नोट इट डाउन कि केमिकल चेंज क्या होता है. ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, सिंपल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस. क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी एक ऐसा चेंज बेटा जिसमें कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज कहा जाता है. ठीक, अगला क्या है बेटा? दैट चेंज इज परमानेंट इन नेचर. कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए. सिंपल है, क्या? परमानेंट. ठीक, तो चेंज कैसा होना चाहिए बेटा? परमानेंट होना चाहिए. क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो नेचर होना चाहिए बेटा वो कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल नेचर. कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल नेचर होना चाहिए. अगर ये सारी खूबियां देखने को मिलता है बेटा तो समझ जाना कि जो चेंज हो रहा है वो कैसा है? केमिकल चेंज है. सिंपल. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल चेंज, तो क्या बताओगे? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म which are permanent, which have a change permanent and irreversible in nature, that is known as chemical change. किसी बच्चे ने बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन ये पूछ लिया था बेटा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन. बेटा वैसे कोई बड़ी डिफरेंस तो होती नहीं है, लेकिन याद रखना ये एक प्रोसेस है बेटा. क्या है? प्रोसेस है, लेकिन ये उस प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन है. सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सर केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क होता है, तो बोलोगे कि केमिकल चेंज इज द प्रोसेस. ये प्रोसेस होता है बेटा. एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्रोसेस. सिंपल. ठीक है, उसी प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, तो हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है. यानी सिंपल सी बात है बेटा. आगे फिर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वर्ड आपने सुना होगा मैथ्स में. मैथ्स में आता है. तो देखो याद रखना, जब कभी भी क्या हो कि किसी भी दो सब्सटेंस के रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो कई चीजों को वो बेटा लागू करता है अपने साथ. सो मेनी चीजें कह सकते हो कि इन्वॉल्व होती हैं उसमें. जैसे ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? सी एंड डी का कोई फॉर्मेशन करते हैं. ए एंड बी इज नोन एज रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कहलाते हैं. ठीक, एंड सी एंड डी क्या कहलाता है बेटा? प्रोडक्ट कहलाता है. क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा. एरो दिखने में बहुत सिंपल लग रही होगी बेटा, लेकिन एरो बहुत कुछ डिपेंड कराती है. बहुत कुछ क्लियर रहिएगा. एरो जस्ट सो दैट ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस सी एंड डी. ए और बी एक दूसरे से रिएक्ट करके बेटा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर है? अगर ये एरो अगर इस नेचर का ना देकर मैं आपको इस नेचर का दे दूंगा तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ए और बी करके सी और डी का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द सेम टाइम. सी एंड डी रिएक्ट करके वापस से ए एंड डी का फॉर्मेशन कर देते हैं. मीन्स कि रिएक्शन कैसी हो गई बेटा? रिवर्सिबल नेचर की हो गई.
ठीक है। तो एरो बहुत कुछ प्रेडिक्ट करता है बेटा। अगर आपसे कोई कुछ, हाँ, इस हो गया सेटअप देखा, इसको कहा जाता है बेटा केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो सीधा सा आंसर ये है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। किसके फॉर्म में बेटा? सिंबल के फॉर्म में। अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है बेटा केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? क्या क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, परमानेंट चेंज होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कहा जाएगा। और प्रोसेस जिसमें ये सारी चीजें, आम का पकना प्रोसेस है बेटा, एक दिन में थोड़ी पक के बैठ जाता है। ठीक है, जैसे लोहे का जंग लगना क्या है? एक प्रोसेस है, सिंपल। तो प्रोसेस, अगर मैं उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो मैं कहूंगा हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, और उसको सिंबल से अगर रिप्रेजेंट कर दूंगा तो दैट इज द इक्वेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने ये जाना, कोई भी बेटा देखो क्या है कि हमारे सिलेबस में और सीबीएसई के बेटा क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते केमिस्ट्री को लेकर के, तो बहुत अलर्ट रहना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, बायो के क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स के भी क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन बेटा हमेशा ऐसे पूछे जाएंगे, जानते तो पाओगे बता कुछ नहीं पाओगे, ऐसा सीन होता है। तो बेटा केमिकल चेंज हम लोग समझने चलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? जस्ट इसी का रिवर्स। क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस है ना, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है, टेम्पररी होता है। सिंपल, दैट चेंज विच हैव टेम्पररी चेंजेस इज नोन एज फिजिकल चेंज, एंड इरिवर्सिबल है ना बेटा, वो रिवर्सिबल होता है। तो फिजिकल चेंज में बहुत क्लियर रहिएगा कि फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, देयर आर टेम्पररी चेंज, ठीक है, एंड रिवर्सिबल इन नेचर, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे बर्फ का पानी बनना बेटा, पानी का बर्फ बनना, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि रिवर्स कर सकते हो। और जो भी चेंज हुआ कैसा हुआ? टेम्पररी हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ, जब मन जब चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना, न्यू सब्सटेंस बनेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही होगी ना, उससे कहीं ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? जब कभी भी उलझोगे whenever, ठीक है, then this sign will always help you कि whether the substance formed is a new or not, simple, कि अगर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है that is the chemical change। ठीक है, क्या कहती है हमारे साइंटिस्ट? ये कहते हैं कि सर देखिए, अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वो कुछ चीजों को फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ चीजों को फॉलो करेगा। थोड़ा उससे भी पहले दो तीन चीजें जान लेते हैं बेटा। एक केमिकल, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बेटा? तो रिएक्टेंट अगर कोई पूछता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो मैंने बताया कि दो सब्सटेंस विच आर गोइंग टू रिएक्ट, वो सब्सटेंस जो रिएक्ट होने जा रहे हैं दैट इज रिएक्टेंट, एंड दो सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन फॉर्म। ठीक है, दो सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन फॉर्म, किसी रिएक्शन के होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं बेटा, दैट इज द प्रोडक्ट। सिंपल है। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसकी क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है? ठीक है, देखो बेटा, बहुत क्लियर रहना कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमेशा केमिस्ट्री में हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है, एक छोटा सा एग्जांपल, नन्हा मुन्ना एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करो कि ये है सल्फर, क्या है? सल्फर, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर सॉलिड में होता है, गैस है बेटा, रिप्रेजेंट करते हो कि ये गैस नेचर का होता है, ये कैसा होता है? सॉलिड नेचर का बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं बेटा, ये भी एक गैस नेचर की होती है। क्लियर है? देखो, ये हमने रिप्रेजेंट किया बेटा एक केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि हमने पहले बता रहा था केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन।
क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब हमें इससे क्या मालूम चल रहा है, हमें इससे ये मालूम चल रहा है बेटा कि यहाँ पर सल्फर का एक एटम है। ठीक है, यहाँ पर भी सल्फर का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। क्लियर? तो बेटा सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या पढ़ रखा है ना, इसे पढ़ाया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मासेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। मासेस क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं। सिंपल सी बात है, क्या मास हमेशा कंजर्व रहता है? अरे भाई तुम 10 केजी लेकर आए हो, रिएक्ट कराओगे तो 50 केजी थोड़ी बन जाएगा। हाँ, कितना बनेगा? 10 केजी ही बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो बेटा, नेचर के इस लॉ को सब फॉलो करते हैं। समझ में आया? कोई भी रिएक्शन हो, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन को सभी के सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या दिखाता है बेटा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये दिखाता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्टेड एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर्म इज इक्वल। ठीक है, जितने स्पीसीज बेटा रिएक्ट किए थे, जितने एटम्स रिएक्ट किए थे, जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए, हमें उतने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन में पता है बेटा क्या दिखा रहा है, जो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो ये दिखा रहा है बेटा, 9th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बहुत कुछ याद होगा। ठीक है, काफी कुछ पढ़ाए थे मोल कॉन्सेप्ट में बेटा। ये क्या दिखा रहा है, दैट शोज दैट 1 मोल ऑफ सल्फर एंड, ये क्या दिखा रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल will react to give मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है कि ये एक मोल से रिएक्ट करके ये 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर ये 1 है ये 1 है, दोनों को ऐड करके यहाँ 2 क्यों नहीं कर देते। बैग लो, यहाँ क्या करना है, यहाँ इसके कोफिशिएंट को देखना है बेटा। अगर ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी कितना है, 1 है, तो हम उसी के हिसाब से लिखते हैं। 1 मोल में तो आपको पता होगा ना सल्फर का मास कितना होता है बेटा, सल्फर का मास होता है कितना, 32 होता है। ऑक्सीजन, इनका भी मास कितना है बेटा, 16। ठीक है, और इनका भी मास कितना हो जाएगा, 32 64। हाँ, है ना? ठीक है, तो आपको दिखने में लग रहा है ना, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो कर रहा है, 32 ग्राम या 32 ग्राम, ये देखो 64 ग्राम का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये करेगा। व्हाट इज दिस, 1 मोल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने एटम, 6.022 into 10 to raise power 23। इसमें भी वही कहानी है बेटा। ठीक है, कितने, 6.022 into 10 to raise power 23, इसमें भी वही कहानी है, 6.022 into 10 to raise power 23। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा इतना ही नहीं, और भी बहुत सी जानकारियां देता है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ोगे। क्या जानकारी देता है, अगर 1 मोल है ना तो ये कितना होगा, 22.4 लीटर। ये 1 मोल है ना तो ये भी कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर। तो क्या देखने को मिल रहा है बेटा कि एक केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें इतनी चीजों की जानकारी दे रही है। इनको सिंपल सा तुम कह सकते हो, दैट होल इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सर हमें स्टोइचियोमेट्री के बारे में बताती है। किसके बारे में, स्टोइचियोमेट्री के बारे में। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है बेटा, सिंपल कि अगर 1 मोल सल्फर रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, 1 मोल सल्फर रिएक्ट करता है किससे, 1 मोल ऑक्सीजन से, तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो पूछता है कि इस रिएक्शन में अगर मैं 5 मोल सल्फर लूंगा, कितना, 5 मोल सल्फर लूंगा तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर दोगे सर, क्योंकि रिएक्शन में 1 चलता है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 5 मोल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बेटा? तो ये होता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये पूरी जानकारी दे देना बेटा। ठीक है, देन व्हाट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, those chemical equations which do not follow the law of conservation of mass। क्या होता है बेटा, वो केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है,
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, क्या कहा जाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें सर इतनी जानकारियां देता है। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये भी बता दिया बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कोई फॉलो नहीं करता है तो बेटा फिर कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से कुछ भी डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कोफिशिएंट पे चलती हैं, ठीक है। जब आगे की क्लासेस में हम ये देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कि कौन कौन से रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है, किस तरीके की रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बेटा, अगर कोई भी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो हाँ कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसे करके हमें 5 नेचर पढ़ने बेटा। दूसरा चेंज इन स्टेट, क्या है बेटा? चेंज इन स्टेट। अभी एक एक करके सभी को डिस्कस भी करना है हम लोगों को, ठीक है। बेटा चेंज इन कलर, क्या है? चेंज इन कलर। चौथा क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और फिफ्थ है बेटा दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, तो ये 5 में से किसी एक को जरूर फॉलो कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। देखो पहला है चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा तो कैसे केमिकल रिएक्शन कर रहा होगा? बेटा देख, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है या तो तुम हीट दे रहे हो या तो वो रिएक्शन से तुम्हें हीट मिल रही है, ठीक है। टेम्परेचर में बदलाव देखने को कैसे मिल सकता है? या तो वो हीट रिएक्शन दे या तो तुम रिएक्शन को हीट दो, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर के अंदर बेटा 2 टर्म्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक टर्म आता है बेटा एक्सोथर्मिक, क्या आता है? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। दूसरा टर्म क्या आता है बेटा? एंडोथर्मिक, क्या आता है? एंडोथर्मिक। बहुत क्लियर है ना बेटा? एक्सो का मतलब होता है क्या? ठीक है। एंडो मतलब क्या होता है? तो वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, क्लियर। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, क्या हो बेटा? हीट बाहर निकले, इवॉल्व्ड हो, तो उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाएगा बेटा? तेज बोलो, क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देना पड़े, ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें हमें हीट देना पड़े, उस रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के साथ एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ? रिस्पायरेशन होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, आया ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? H12O6। रिएक्शन करा दो बेटा किससे? ऑक्सीजन से। होता है ना सेलुलर रिएक्शन, सेल में पढ़े होगे, ठीक है। क्या निकालेगा बेटा? CO2। और क्या निकालेगा? H2O, एनर्जी। क्या निकालता है? एनर्जी, और हीट भी निकलती है, ठीक है। तो क्या रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। क्या हो रहा है? हीट निकल रही है, ठीक है। हीट निकल रही है बेटा, तो इसे क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। 5 एग्जाम्पल आपको अपने बुक लिखना जिसमें कि हीट निकल रही है, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर कट इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कि एग्जाम्पल बताइए 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, 2 एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ठीक है। इन सब के 5 एग्जाम्पल आपके दिमाग में होने चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बेटा। चैप्टर जितना ही इजी लगता है ना, उतना ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। चलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेटा हम हीट दे रहे हैं,
ठीक है, हम हीट बात है। एक एग्जाम्पल ले, मार्बल जानते हो ना, मार्बल 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 CaCO3, ठीक है, CaCO3 को बेटा हीट कर देना, ठीक है, मार्बल को थोड़ा हीट कर देना बेटा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CaO और CO2 में। अभी मत सोचना कि छोटे से मोमबत्ती से तुम हीट कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा टेम्परेचर लेता है ये भी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। इसमें तुमने हीट दिया ना, तुमने हीट दिया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बेटा, इस रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी चेंज इन टेम्परेचर अगर जहां कहीं भी हो रहा होगा, जिस रिएक्शन में हीट निकल रही होगी, तुम हीट दे रहे होगे, वो रिएक्शन कैसी होगी बेटा, केमिकल चेंज की होगी। तुम्हारे दिमाग में खट से क्वेश्चन आ गया होगा बेटा कि सर इवोपोरेशन ऑफ वाटर में क्या करते हैं कि हम ही हीट देते हैं सर, ठीक है, तो वो तो उस हिसाब से एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। बेवकूफ हो आप, ठीक। सबसे पहली चीज की क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, नहीं, वेपर बना, उस वेपर बनने से बोलोगे फिर से वाटर आ जाएगा। रिवर्सिबल नेचर है बेटा, तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। जब तक कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, तुम उस रिएक्शन को कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं बोलना, ठीक है बेटा। तो एक्सोथर्मिक समझ में आ गया होगा बेटा, एंडोथर्मिक समझ में आ गया होगा। एक्सोथर्मिक में हीट का बाहर निकलना, एंडोथर्मिक में तुम्हें हीट देना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं बेटा अगला स्टेट। चेंज इन स्टेट का सीधा मतलब है बेटा कोई भी रिएक्शन कराओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराओ बेटा, ठीक, उस रिएक्शन में स्टेट बदल जाए, सॉलिड लिक्विड में बन जाए, लिक्विड गैस में बन जाए, गैस किसी में बन जाए, बस स्टेट का चेंज होना चाहिए। स्टेट तो जानते हो ना बेटा क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और भी दो ठो है लेकिन उनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें क्या हो जाए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आ गया होगा, होप तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स अस डिस्कस दैट व्हाट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है, ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड सॉलिड में। एक सिंपल सी बात है, छोटा एग्जांपल, वैक्स लेते हो, मोमबत्ती, ठीक है, वैक्स को हीट करते हो, वैक्स को क्या कर देते हो बेटा, हीट कर लेते हो, ठीक है। तो वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना, तो वो CO2 और H2O में क्या हो जाता है, और साथ में बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। क्योंकि तुम ही हीट दे रहे हो तो सभी लाइट निकलती है, ठीक है, हीट नहीं लाइट निकलती है, तो तुम ही हीट दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बेटा। लेकिन यहाँ वैक्स जो होता है बेटा सॉलिड होता है, ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। H2O होता तो लिक्विड है, ठीक है, पर उतनी हीट पा जाता है कि वो भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा होता तो लिक्विड है, लेकिन क्या करते हो कि H2O भी गैसियस फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो एक वैक्स जो कि सॉलिड था, कैसा था बेटा, सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो गया है बेटा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, न्यू सब्सटेंस, ये अपने दिमाग में मतलब पानी भी तो वेपर बनेगा, वो भी गैस बनेगा, ये सब बुद्धि मत लगाना। क्या है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे एग्जांपल ढूंढना है बेटा जिसमें स्टेट बदले, और कोई भी रिएक्शन है ना बेटा स्टेट जरूर बदलता है, याद रखना, स्टेट जरूर बदलता है। इसको देख लो, O2 क्या है, गैस है, ठीक है, लेकिन बनता क्या है, H2O, क्या बनता है, H2O, ठीक है। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन बनने वाला ये तो लिक्विड हो जाता है, स्टेट बदल गई, क्लियर। आगे चेंज इन कलर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कि जहां जहां भी चेंज इन कलर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, चेंज इन कलर देखने को मिलता है, उस रिएक्शन को भी क्या कहा जाता है बेटा, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यानी बहुत क्लियर रहना बेटा, क्या कि जहां जहां भी कलर चेंज देखने को मिलता है। अच्छा पता है आपको पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला और कलर क्या होता है, बताया भी होगा, नहीं बताया होगा तो फिर से सुनिए, याद रखो बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO4, क्या होता है, और एकदम इनको याद कर लेना, क्या होता है, KMnO4, और इसका कलर होता है बेटा पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है, क्लियर है। एक और है बेटा, ये है K2Cr2O7, इनको कहा जाता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है।
इनका कलर कैसा होता है बेटा? इनका कलर होता है ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज होता है। KMnO4 का कलर कैसा होता है बेटा? पर्पल कलर होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम लिख लेना बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है, पोटेशियम ठीक है, और इसका कितना है? इसका नाम है पोटेशियम डाई क्रोमेट। क्लियर है? अब सुनो, जैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट में कोई एक ऑर्गेनिक एसिड डाल देते हो, एसिड ऑर्गेनिक एसिड, नींबू हो गया, विनेगर हो गया, कुछ भी, ये एसिड इसके कलर पर्पल को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? इसके पर्पल कलर को कन्वर्ट कर देता है कलरलेस में। किसमें? कलरलेस। यानी पर्पल कलर को डिस्कलर कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? कलरलेस कर देता है। ठीक है, उसी तरह जरा इनको देखो बेटा, ये कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इनमें मिला दिया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिला दिया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसके ऑरेंज कलर को बेटा किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये इसके ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। बहुत क्लियर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो इसी तरह से और भी एग्जांपल देखना बेटा, बहुत ढेर सारे हैं। मतलब बुक खोलोगे तो इतने धरामार पड़े रहेंगे केमिकल रिएक्शन के, उसमें अपने आप को कैटेगराइज करना है कि कौन कलर चेंज कर रहा है, किसमें हम हीट दे रहे हैं, किसमें हमें हीट मिल रही है, ठीक है, किसमें स्टेट बदल रहा है, इन सारी चीजों को। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल